आइए बच्चों देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए बच्चों, यह हमारा एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, हमारा वक्रता केंद्र है, फोकस है और ध्रुव है। ठीक, देखिए बच्चों, जो हमारा उत्तल दर्पण ये होता है, इस पे दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दो जगह वस्तु रखी हुई होती है। ठीक है, पहला यदि हम कहें तो हमारी वस्तु अनंत पे रहती है, अनंत पे। यहाँ ये इसका अनंत है, देखिए मिटक गया ये मेरे सिर से। और देखिए ये हमारा अनंत है। ठीक, जब हमारी वस्तु अनंत पे रखी गई होगी तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा। और जब हमारी वस्तु, दूसरा जब हम केस बताएं तो अनंत और ध्रुव के बीच यानी दर्पण के सामने किसी निश्चित जगह पे रखी गई हो, यहाँ 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 कहीं भी, मतलब उसका जगह फिक्स हो। ये अनंत पर तो निश्चित नहीं है। ठीक है, अनंत अनंत आप नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसके बीच में कहीं होगा तो हम उसकी दूरी को हम नाप सकते हैं, मतलब जो एक निश्चित दूरी होगी तो देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु अनंत पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, इसके समांतर आएंगी, दर्पण से टकराएंगी और वो ऐसे टकरा कर ऐसे आती हैं मानो कि हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आ रही है, मतलब कि वो उधर से आ रही है। देखिए कैसे, और देखिए अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। ठीक, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, हमारी किरण जब ऐसे परावर्तित होगी तो वो हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ऐसे। ठीक है, ये हमारी किरण ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, इसको हम थोड़ा सीधा बना दें, ऐसे ऐसे ये लगेगा कि यहाँ से ये आ रही है फोकस से, मतलब हम इधर भेज रहे हैं इस किरण को, तो वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो इधर ही आती है। ठीक है, और अब देखिए उत्तल दर्पण में, ठीक, अब हम इधर से भी यदि हम कोई किरण को भेजेंगे ऐसे, ठीक है, तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण ऐसे जाएंगी दर्पण पे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये भी हमारी जो किरण आ रही है, ये जो किरण हमारी आ रही है परावर्तन के पश्चात, वो हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए कि हमारी जो किरण है वो कहीं से आ रही है। ठीक है, ये किरण, तो ये जो दोनों किरणें हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और ये जो अनंत पे हमारी वस्तु रखी हुई होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारा फोकस पे बनता है, फोकस में बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, एक बिंदु के समान बनता है। और देखिए ये जो वस्तु होता है हमारा, यहाँ प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। और देखिए दूसरा, जब हमारी वस्तु किसी निश्चित जगह पर रखी गई हो, यानी कि हम दूसरा दर्पण ले ऐसे, ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है ऐसे, यह इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका फोकस है। ठीक है, एफ फोकस, और ये हमारा दर्पण का एक छोर है और ये दूसरा सिरा है। ठीक है, छोर बोले या सिरा बोले बात एक ही है। देखिए ये हमारा अनंत है, और जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं निश्चित जगह पे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब ये देखिए, मान लीजिए कि हमारी ये वस्तु है जिसका नाम O और O' है। ठीक, अब देखिए पहला काम हम करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को ऐसे भेजेंगे। ठीक है, एक किरण को भेजेंगे और ये जो किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी जाएंगी। ठीक है, और दर्पण और बड़ा कर दे क्या, तो ये दर्पण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ऐसे परावर्तित होगी, और ये परावर्तन होने के पश्चात जैसे ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हुई, ये भी हमारे फोकस से ऐसी आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ही परावर्तित हो जाएगी, और ये हमारी जो किरण है वो फोकस से हमारी आती हुई प्रतीत होगी ऐसे। ठीक है, ये पहला हो गया। अब हमारी दूसरी किरण को भेजेंगे, ये हमारी बिंदु ए मान लीजिए कि कुछ भी हो गया, ए मान लेते हैं। अब हम जब दूसरी किरण को ऐसे दर्पण पर हम लंबवत भेजते हैं, ठीक है, जो वो दर्पण से परावर्तित हो जाती है
और परिवर्तन होने के पश्चात वो जो परिवर्तित जो किरण होती है हमारी वक्रता केंद्र से आती हुई ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए अब उसे हम कैसे बना रहे हैं। हमारी ये किरण है यहाँ से जा रही है, ये ऐसे गई और ये हमारी दर्पण पर लंब पड़ी और ऐसे किरण गई और ऐसे ये आती है। ठीक, दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पे लौट आती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो किरणें हमारी लौट रही हैं ऐसे, ये हमारी यहाँ से वक्रता केंद्र से ऐसे आती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारी वक्रता केंद्र से ये किरण आ रही है, उधर से भेजी गई हो, या फिर ये जो किरण है ये हमारी वक्रता केंद्र को जाकर काटेगी, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों किरणें होती है, हमारा मान लीजिए कि बिंदु बी है, अब ये हो गया। अब ये दोनों किरणें जहां काटते हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये दोनों किरणें यदि हम ऐसे थोड़ा ऐसे कर दे तो देखिए ये दोनों जो हमारी किरणें हैं वो हमारी यहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि यदि हम इसका नाम आई डैश रख दे तो ये जो हमारा ओ डैश होगा उसका वो प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब। और यदि इस बिंदु को हम यहाँ से मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देंगे, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ खाच देंगे इसको, या फिर इसे लंब डाल देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये जो हमारा है ना, ये वो इसका प्रतिबिंब यानी कि ओ डैश का, ये इसका नाम हम आई रख देंगे तो आई और आई डैश प्रतिबिंब होगा। ठीक है, देखिए जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी गई होती है किसी निश्चित जगह पर, तब वहां से हम पहले सीधी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को हम भेजते हैं जो दर्पण से बिंदु ए से टकरा कर वो किसी दिशा में चली जाती है, हम किसी दिशा में डी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह किरण जो परिवर्तित होती है वो लगता है परिवर्तन के पश्चात लगता है कि वो हमारी फोकस से ऐसे आ रही हो ऐसे। ठीक है, वो फोकस से आ रही है। अब देखिए अब हम दूसरी किरण ओ डैश बी को बिंदु बी पर, दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं। ठीक, अब ये जो किरणें हैं लंबवत भेजते हैं और दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें वापस उसी माध्यम पे जिससे गई थी वैसे लौट कर आएगी। जैसे आप गेंद को ऐसे फेंकेंगे और वैसे सीधा आएगा, तिरछा नहीं फेंकना है। ठीक है, अगर तिरछा फेंकेंगे तो वो तिर्यक का काम करेगा, ऐसे तिरछा जाएगा और तिरछा आएगा। उसको भी हम बता देंगे, अभी उसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा जाता है और ऐसा ये लौटता है, और ये जो किरणें लौटती हैं वो लगता है कि हमारी वक्रता केंद्र से वो आ रही हो ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को एक काटती हैं वहीं पर हमारा वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई और आई डैश बनता है। ये रहा हमारा दूसरा प्रतिबिंब। और यदि हम इस प्रतिबिंब की आकार बताएं बच्चों तो देखिए हमारा वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक, यदि इसकी स्थिति बताएं हम तो ये फोकस हमारा ये वाला फोकस है। ठीक है, यहाँ ये हमारा आई है और ये हमारा फोकस है ये। ठीक, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में ये बन रही है। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है, और इसका हम प्रकृति बताएं तो ये सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ठीक है, वास्तविक नहीं, सॉरी, आभासी बन रहा है। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए ये किरण भेजने का एक और नियम है इसी पे। अब देखिए हम एक किरण को ऐसे भेजते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये बिगड़ रहा है। ठीक, मतलब हम इसके ध्रुव पर भेजते हैं। ठीक, इसी में नहीं, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। आप यदि ऐसे भेजना चाहेंगे तो ऐसे भेज दीजिए, या फिर दूसरा मैं बता रही हूँ, कहाँ बताऊं, यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, या फिर आप यहाँ हमारा ये उत्तल दर्पण है और यह इसका मुख्य अक्ष है, वो वाला बन गया। हम सिर्फ 2 ही किरणों को भेजेंगे, तीसरा किरण को हम नहीं भेजेंगे, उसमें सिर्फ 2 किरण को भेजेंगे। और ये देखिए हम दूसरा बनाकर दूसरे वाले को बता रहे हैं कि दूसरा किरण कैसे भेजेंगे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेंगे।
ठीक है। अब ये दर्पण का साइज अलग है तो साइज इसका अलग हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा इसका वक्रता केंद्र है, ये हमारा इसका मध्य दूरी हमारा F यानी कि फोकस है, यह हमारा ध्रुव है, यह M1 है और ये M2 है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये अनंत है हमारा, ठीक। और हमारे यहाँ पर वस्तु रखी गई है, यहाँ से हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है और पहला सभी में ही काम करेंगे, ऐसे भेजेंगे और दर्पण से ये ऐसा परिवर्तित होती है कि मानो कि यह हमारी फोकस से जा रही हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, हमारी फोकस से ऐसे जा रही हो। अब दूसरी किरण को हम इसके ध्रुव पर भेजते हैं, ऐसे, ठीक, ध्रुव पर भेजते हैं और ये तिर्यक ध्रुव पे हमारी पड़ती है बिंदु P पे, और वो वापस जितना कोण यहाँ पे पड़ती है उतने ही कोण से ये परिवर्तित हो जाती है, ऐसे, ठीक है, उसी कोण से ये ऐसे परिवर्तित होगी। और परिवर्तन के पश्चात, ठीक, हम इस किरण को, ये जो किरण जा रही है उस किरण के हम दर्पण के पीछे ऐसे हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका हम आई डैश नाम रख दें और इसका आई रख दें, तो ये जो आई और आई डैश है प्रतिबिंब, वो हमारा वस्तु O, ठीक है, और O डैश का प्रतिबिंब है, यह हमारी वस्तु है O और O डैश, और ये हमारा प्रतिबिंब है I और I डैश। ये हमारा बिंदु B है और ये हमारा P है, ठीक। तो आपके बुक में ये वाला फिगर बना कर दिया है, तो हम इसी को हम लिखवाएंगे, बस वो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं इसलिए, ताकि मतलब कि आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम यहाँ से भी तो ऐसे किरण को डाल सकते हैं तो कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो बस उसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो बताए हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही प्रतिबिंब है, एक ही मतलब वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा। यदि हम इसी पे ऐसे भेजे होते ऐसे ऐसे, तो ये हमारी ऐसे जाती और यहाँ पर ऐसे काटती, ठीक है। यदि हम इसका कोण यदि बिल्कुल इसी के बराबर, इसके बराबर करते तो यहीं पे बिल्कुल यहीं पे काटती, लेकिन हम एक दर्पण में सिर्फ 2 ही किरण को भेजते हैं, ठीक है, और एक 2 ही किरण को भेजेंगे, या तो आप इसको भेजिए या फिर इसको भेजिए, यानी कि आप इसके लंबवत भेजिए या इसके ध्रुव पर तिर्यक भेजिए, और पहला तो हम ये समांतर भेजेंगे ही भेजेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको एक बार लिख कर और इसको एक बार और अच्छे से बता रहे हैं। अच्छा देखिए, इसका भी प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो जो इसका है वही है, यानी कि वो भी हमारा सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिखवाते हैं। हमारी वस्तु अनंत दूरी पर हो तो, यानी कि हमारी वस्तु जब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए इसको तो अभी मैं समझाई हूँ, इसको समझा दे रही हूँ। देखिए अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें ये जो है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही हैं, ठीक। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष से जो हमारी किरणें आती हैं परावर्तन के पश्चात ही परिवर्तित होती है, उसके पश्चात ये हमारी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। अब देखिए, अतः अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अतः हम कहें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये जो किरणें हैं, ठीक, वो हमारी फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, क्योंकि ये दोनों फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और दोनों फोकस पर काट रही हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये प्रतिबिंब है उसका देखिए आकार वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, एकदम बिंदु के समान। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे, देखिए हमारी प्रतिबिंब किस जगह पर है वो यहाँ पे दिया गया, हमारा ध्रुव है, ठीक है, और ये हमारा फोकस है और फोकस पर हमारी प्रतिबिंब बन रही है। अब देखिए इसका प्रकृति देखे तो ये हमारे आभासी बन रही है,
ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की जा रही है, वास्तविक ये रेखा नहीं है। यानी कि ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो सीधा बनेगा, है सीधा बनेगा। और दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, तीनों में दर्पण के पीछे सीधा बनेगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अब हम दूसरा बता रहे हैं। जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं एक निश्चित जगह पर हो तो, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए और बना लीजिए। और देखिए बच्चों, इसका लिखने का यदि हम तरीका आप लोगों को बताएं तो पहले तो आप ये इसे डालिएगा, ठीक है। फिर आप इस चित्र को बनाइएगा, ठीक। और अगर बगल में अगर बड़ा और चौड़ा वाला पेज होगा तो बगल में लिखिएगा, और नहीं तो उसके नीचे से लिखिएगा। क्योंकि यदि आपको ये याद भी नहीं रहेगा और ये चित्र बना लेंगे आप तो ऐसे बनाते जाएंगे और देख देख कर आप लिख लेंगे, ठीक है। और ये केवल देख कर लिखना नहीं है, जरूर नहीं कि जो मैं बताई हूँ वही आप लोग लिखिए। आप खुद अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से लिखिएगा या फिर इससे देख कर लिखिएगा। अब चलिए हम दूसरा बता रहे हैं। जब हमारी वस्तु यहाँ पर हो तो, ठीक, मतलब अनंत और ध्रुव के दर्पण के सामने, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं निश्चित जगह पर हो तो, ठीक है। देखिए बच्चों, देखते हैं जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य में स्थित हो किसी निश्चित बिंदु पे, ठीक है। देखिए यह हमारा उत्तल दर्पण है, यह इसका वक्रता केंद्र फोकस ध्रुव है, और ये हमारी वस्तु है, और यहाँ हमारा अनंत है, ठीक। अनंत और ध्रुव के बीच में जब हमारी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से यानी कि ओ डे से एक मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण को डालते हैं, ठीक है। इस किरण का नाम ओ डे ए है, ठीक। जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से ये आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हम इधर डालते हैं तो वो परावर्तित होगी तो वो हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक। हम दूसरी किरण को ओ डेश बी को दर्पण पर हम लंब डालते हैं, ठीक है। दर्पण के बिंदु बी पर हम लंब डालते हैं, जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वो लौट जाती है, और लौटते वक्त मतलब वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये दोनों किरणें जहां काटते हैं वहीं इनका प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वहीं इनका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात ये जो दोनों किरणें हैं वो आई डैश पे काट रही हैं, और ये जो आई डैश है हमारा बिंदु ओ का प्रतिबिंब है। यदि हम आई डैश को मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, यानी कि लंबवत डालते हैं, तो ये जो हमारा आई और आई डैश है ये हमारी वस्तु ओ और ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। अब देखिए बच्चों, प्रतिबिंब का यदि हम साइज देखें तो ये प्रतिबिंब वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा है। हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, काल्पनिक है, ठीक है। और यह सीधा है, यह भी सीधा है और यह भी सीधा है, दर्पण के पीछे है, और हमारा ये जो है ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। हो गया। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण ओ ए दर्पण के बिंदु ए से टकराती है। हमारी प्रकाश किरण इसका नाम ओ ए है, दर्पण के बिंदु ए से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि इधर से जो प्रकाश किरण है वो जा रही है, लग रहा है कि नहीं, जा रही है। अब देखिए फिर दूसरी किरण ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं। अब हम दूसरी किरण ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर भेजते हैं, जो दर्पण पर लंबवत गिरती है, दर्पण पर ये लंबवत गिरती है, और तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौटकर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये हमारी वक्रता केंद्र से वे आती हुई प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि यहीं से जा रही है किरण, देख रहे हैं ना आप। अब देखिए ये दोनों किरणें आई डैश पर एक दूसरे, एक इसको अलग कर लीजिएगा फिर एक ही में चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, जो ओ डैश का प्रतिबिंब है।
यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करती है इस जगह पे, ये जो है हमारा ओ डैश का ये प्रतिबिंब है। अब देखिए ओ डैश आई से मुख्य अक्ष पर लंब, आई से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश वस्तु ओ और ओ डैश का प्रतिबिंब है। अब देखिए बच्चों, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव P तथा फोकस F के मध्य और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब देखे, प्रतिबिंब की प्रकृति देखे बच्चों, तो ये प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए एक बार समझा दो, हमारा ये उत्तल दर्पण है, इसका बिंदु M1 M2 है। ठीक है, दर्पण का नाम ये है। इस पे हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण को हम ओ डैश बी को दर्पण के बिंदु बी पर डालते हैं जो लंब पड़ती है और यह वापस उसी माध्यम में चली जाती है जो हमारी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें हमारी आई डैश पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और जब आई डैश का दर्पण पर मुख्य अक्ष पर लंब आई और आई डैश हमारी वस्तु ओ और ओ डैश का प्रतिबिंब है। ये जो हमारे काटते हैं वो इसका प्रतिबिंब होता है, लेकिन ये जो है इसका पूरा प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए इसका वस्तु का आकार देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है और इतना छोटा है। ठीक है, और देखिए दूसरा देखे तो वस्तु सीधा, ये भी सीधा है। तीसरा देखे तो हमारी वस्तु जो है वो आभासी है, कल्पना की जा रही है कि हाँ ऐसा बन रहा होगा, वास्तव में बन नहीं रही है। और इसका देखे तो ये दर्पण के हमारी पीछे बन रही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए बच्चों यदि हम शुरू से बताएं इसको तो देखिए हमारा जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम बता रहे हैं बनाकर। पहला देखिए बच्चों, हमारा ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये C है, ये हमारा F है, C है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये P है, ये हमारा अनंत है, अनंत। अनंत से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें, ठीक है, दर्पण पर जब पड़ती हैं तो ये परावर्तित हो जाती है, ऐसे परावर्तित हो जाती है, और परावर्तन होने के पश्चात ये हमारी फोकस से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये थोड़ा सीधा बनाइएगा, सीधा हम बना दे रहे हैं अभी, ऐसे प्रतीत होती है और हमारा यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा यदि हम बताए बच्चों तो देखिए हमारी जो किरण है, वस्तु है, यदि वो अनंत 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 और ध्रुव के बीच में कहीं रखी गई हो, कहीं एक निश्चित जगह पर रखी गई हो, ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें भी, ये हमारी वस्तु है, समांतर किरण ऐसे भेजते हैं, ये किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है, ऐसे परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है हमारी फोकस से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे आती हुई प्रतीत होती है और फिर हम दूसरी किरण को दर्पण पर ऐसे लंब भेजते हैं, लंब ऐसे, और दर्पण पर लंब जो किरण पड़ती है वो परावर्तित होकर उसी मार्ग में से लौट जाती है, और ये जो किरण लौटती है वो हमारी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वहीं से वो किरण आ रही है। अब देखिए ये जो दोनों किरणें जहाँ काटती हैं हमारी बिंदु आई पे काटती हैं, आई डैश पे, और आई डैश पे ये दोनों किरणें काटती हैं, वहां से इस पे हम लंब डालते हैं, ऐसे लंब डालते हैं ये, तो ये हमारा आई और आई डैश, ये जो वस्तु हमारी ओ और ओ डैश है उसका ये प्रतिबिंब है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारी प्रतिबिंब है वो वस्तु यानी कि बिंब, इसको हम बिंब कहेंगे और इसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा बिंब है, वस्तु है, उससे हमारा प्रतिबिंब जो है छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये भी सीधा, ये भी सीधा, और दर्पण के पीछे बन रहा है। ये इनकी प्रकृति, आकार और स्थिति हो गई। स्थिति यदि बताएं तो ये ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में बन रही है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। यदि देखिए बच्चों हम
और इसका अवतल दर्पण का यदि हम प्रयोग बताएं आप लोगों को, तो देखिए इसका प्रयोग होता है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब जो हमारी वाहनें होती हैं उनके बगल में लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि इनका जो प्रतिबिंब होता है यह बहुत छोटा बनता है। हम बहुत अधिक क्षेत्र को हम छोटे से एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग आपके घर में बाइक होगा तो उसमें आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा एरिया उस छोटे में दिखाई देगा। हम लोग मतलब बहुत ज्यादा जगह को हम छोटे से शीशे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारी गाड़ियां चलती हैं वो पीछे जितना उनका एरिया रहता है वो देख ले और वो दुर्घटना से बच सके, इसलिए लगाया जाता है। यदि हम उसका उपयोग हम यहाँ पर दिखा दे तो भी सही रहेगा। ठीक है, और अच्छे से उसको थोड़ा हम बता देंगे। तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, बना लीजिए और ये समझ गए होंगे। चलिए अब याद आ गया उपयोग को, तो उपयोग बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो मैं पीछे आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है, उसमें ये इसे लिख लीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु प्रति एक स्थिति में वो कहीं भी हो, चाहे वो अनंत पे हो या फिर अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं भी हो। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अनंत है। ठीक, ये हमारा सी है, सी और एफ। ठीक, अब हमारी वस्तु अनंत पे रही है, यहाँ 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 कहीं भी रहे। ठीक, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और फोकस के मध्य बनेगा। तो फोकस से बनेगा या फिर फोकस के मध्य बनेगा। जब अनंत पे रहेगा तो फोकस से बनेगा और फोकस पे, और जब इसके अनंत और पी के बीच में रहेगा तब ये फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इसको आप उसमें नीचे नोट में लिख लीजिए। और देखिए हम यहाँ पर देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये दर्पण वाहन के पास यानी कि साइड में लगे होते हैं तथा इनमें जो ड्राइवर होते हैं अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं और जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग हम सामान्यतः जो हमारी गाड़ियां होती हैं उन्हें वाहनों को जो उनका पश्च दृश्य मतलब पीछे का वो दृश्य अपना देखने के लिए वो उसमें लगाते हैं अपने साइड में, आप देखे होंगे। ठीक है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनमें उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। ठीक, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और ये जो होता है हमारे वाहन, और इसमें अभी लिखे नहीं हो, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और देखिए उसमें एकदम क्लियर दिखाई देता है, आप लोग उसमें देखिएगा। ठीक, जिसके वजह से उनका यूज हम वाहनों में करते हैं। और इनसे जब वो वाहन में लगा रहता है हमारा शीशा, तो वो पीछे से हम कुछ सब कुछ देख लेते हैं उसमें, और जो ड्राइवर होते हैं वो पीछे से देखकर कैसी गाड़ी आ रही है, कैसी छोटी है या बड़ी है, उसके हिसाब से अपना वो गाड़ी चलाते हैं, यानी को दुर्घटना से बचने के लिए वो चलाते हैं और वो लगाते हैं शीशा को। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब इसमें से एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, लेकिन कभी पूछ भी सकता है, आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब ये तो हमेशा पूछता है। ठीक, हमेशा। लेकिन बस मैं चित्र बनाने की बात कर रही हूँ, जो भी पीछे बताई हूँ। देखिए बच्चों, आपको ना ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में से तो थोड़ा फिगर बनाने को दे भी सकता है, लेकिन इसमें से सवाल आता है। ठीक है, सवाल आएगा, आपको सवाल करना पड़ेगा। 5, 10, 7 नंबर का ऐसे सवाल आपको आएगा, और उसमें पहले थ्योरी भी थोड़ा लिखना पड़ेगा और फिर सवाल भी करना पड़ेगा, ऐसे आता है। लेकिन ये जो उपयोग है ना, उपयोग ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछ देते हैं, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में पूछते हैं। ये तो एकदम कंपटीशन में तो ये सब पूछना इनके लिए अनिवार्य हो गया है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, उल्टा, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, ये सब किसी भी कंपटीशन में आपको देखेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के थोड़ी सी नॉलेज आपको पूछेगा जरूर, 2-4 प्रश्न पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से मन से दिल दिमाग से पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। अब देखिए, तो ये सब आपको हो गया होगा। अब यहाँ तक यदि पढ़ लिए हैं तो धन्यवाद।
और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद। हम भी खुश रहिए।